BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं उनसे। मेरे दाएं हाथ पर बैठे हैं अनिल आर्य जी, और ये सिफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। मास कॉम इन्होंने कर रखी है, MPhil कर रखी है इसमें, और साथ में ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे बाएं हाथ पर बैठे हैं आबाद चंदीला जी। कोई फरीदाबाद के जो दर्शक हैं वो तो कम से कम इनके नाम से और इनके चेहरे से अपरिचित नहीं हैं, और ये भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी चुनाव के। इनको हमने खास एक जो डिबेट के लिए बुलाया है, या चर्चा के लिए मैं कह दूं कि बुलाया है, तो वो हम चर्चा का जो विषय है वो हम इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बीते कल यानी 4 सितंबर को एक खबर छपी है, वो PTI का इंटरव्यू है, जो कि विजय कौशिक हैं, जो एडिटर इन चीफ है PTI के। उन्होंने इंटरव्यू लिया था और इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और उसकी जो हेडलाइन है पहले पेज पर जो है वो है, स्टेबल गवर्नमेंट विद डिसिसिव मैंडेट रीज़न फॉर रिफॉर्म्स सेज PM। ये प्रधानमंत्री का कहना है कि जो स्थायी सरकार है, इसे जो शासनादेश मिलता है उस पे इसे हक है, और ये जो सुधार का जो पूरा हक है। और ये इसके अलावा फिर एक नीचे बार इन्होंने एक वो भी कहा है, चेतावनी सी भी है कि वॉर्न्स अगेंस्ट पॉपुलिज्म, इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज, सेज नो रूम फॉर कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म बाय 2047। अब ये मुझे बहुत अच्छी लाइनें लगी कि उन्होंने जो चुनौती में इसमें चुनौती तो नहीं, इसको हम जैसे कहते हैं कि चेतावनी देते हुए जो कहा है कि पॉपुलिज्म यानी जो लुभावना है, जो लोक लुभावन जो है, और ये इररिस्पॉन्सिबल जो है, जो गैर जिम्मेदार नीतियाँ हैं, इनके अलावा जो जातिवाद और साथ ही आप कह सकते हो कि सांप्रदायिकता की 2047 तक कोई जगह नहीं रहेगी। ये ऐसा कहना है हमारे PM साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का। ये खबर छपी है, ये पूरा इंटरव्यू छपा है। अगर हम इसके 6ठे पेज पर जाते हैं तो पूरा इंटरव्यू हमें डिटेल मिलती है, और उसमें लिखा हुआ है कि वी हैव रिपीटेडली एम्फेसाइज दैट डिवाइडेड वर्ल्ड विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइट कॉमन चैलेंजेस। यानी ये कहते हैं कि हम निरंतर इस बात पे जोर देते आए हैं कि अगर विश्व जो है वो विभाजित रहा तो जो हमारी जो कॉमन जो चैलेंजेस यानी चुनौतियां जो हैं, हमारी साझी चुनौतियां हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसके आगे फिर बहुत सारे सवाल वगैरह हैं। तो मैं तो पहले ही जो पेज पे जो छपा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगता है कि एक स्वर्ग की कल्पना है, जब सांप्रदायिकता नहीं होगी, जातिवाद नहीं होगा, ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र की कल्पना करके आप देखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वधर्म जो है वो सम्मान होगा, संभाव होगा, सौहार्द होगा, प्रेम होगा, नफ़रत की कोई जगह नहीं होगी। ये 2 शब्दों से तो मुझे ये प्रतीत होता है। मैं कितना गलत कितना सही हूँ, मैं अपने जो विषय जो मेरे मेहमान हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ अनिल जी से। अनिल जी, आपने जो सुना मेरा कथन नहीं है, छपा तो अखबार में है, मैंने तो सिर्फ इतना जानना चाहा कि भाई ये जो निर्णायक शासनादेश वाली स्थायी सरकार है उसके पास सुधार के कारण होते हैं, और लोक लुभावन और गैर जिम्मेदार नीतियां और जातिवाद सांप्रदायिकता 2047 के इसका कोई स्थान नहीं रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे जनाब? मुझे तो एक स्वर्ग की कल्पना मिली। JB सर, देखिए 2014 से सरकार है मोदी जी की, पिछले 5 साल से तो पूर्ण बहुमत की सरकार पहले से ही है, लेकिन अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से तीसरी बार भी मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दें, ये बड़े अच्छे सुधार हम करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि पिछले 2019 से जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो हमें इस कथन के बारे में बातचीत करनी चाहिए कि 2019 से लेकर अब तक क्या इस विषय पे प्रधानमंत्री जी ने, BJP ने काम किया है या नहीं किया है। क्या उन्होंने जो निर्णायक स्थायी सरकार जो है वो कितने सुधार किए हैं, कितने उन्होंने लोक लुभावन वायदे ना करके जिम्मेदारी वाली नीतियाँ बनाई हैं। वो विपक्ष पर भी हमलावर हैं लोक लुभावनवादों को लेकर। और तीसरी बात, जो बड़ी बात इन्होंने कही, जातिवाद और सांप्रदायिकता, बड़ा लंबा विषय है। अगर मैं बात करूं उस पर, BJP का जो पॉलिटिक्स है वो 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। उसका जो पहला पिलर मुझे जो नज़र आता है वो हिंदुत्व है, दूसरा नेशनलिज्म है, तीसरा एंटी मैन कास्ट फैक्टर है, और चौथा
नरेंद्र मोदी हैं। तो उसमें जो पहला पिलर है वो हिंदुत्व का, और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो सारा दिन तो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बड़ा लंबा टेन्योर दिया है, 2047, एक पीढ़ी बदल जाएगी। एक पीढ़ी बदल जाएगी। यानी 2047 तक आप मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार देते रहे और फिर इस बात की उम्मीद करें कि हम कास्टिज्म और सांप्रदायिकता को कम करेंगे। पर मुझे लगता है इतनी लंबी सरकार रही तो उनका वायदा ठीक हो सकता है, शायद दूसरी कास्ट या दूसरे धर्मों के लोग अपना निर्णय बदल लेंगे। लेकिन जी जी, मैं एक मिनट, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आवाज जी, जो इधर लिखा है ना, वी हैव रिपीटेडली एम्फेसाइज दैट द डिवाइडेड वर्ल्ड विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइट कॉमन चैलेंजेस। ये अंदर के पेज पर हेडलाइंस हैं। और एक सवाल जो जोशी साहब ने पहला किया है इनसे, विद जस्ट डेज लेफ्ट फॉर समिट, ये जो G20 का समिट होना है, ये इसके कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि 4 तारीख को ये छपा है और 8 से शुरू होना है। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स ऑन अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी। यानी जो सूबों में आपने जो कुछ भी आपने जो काम किया है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, इन पे आपके क्या विचार हैं। ये सवाल, पहला सवाल उन्होंने किया। पूरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा है, बहुत से सवाल हैं और शायद हमें पूरा इंटरव्यू तो कवर ना कर पाएँ, लेकिन बहुत मुद्दे की बात जो पहले ही दो तीन के, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर भी, सूबों में कितनी अचीवमेंट है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चैनल के दर्शकों को कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जैसा आपने बात शुरुआत करी कि 2047 का टारगेट है, 2047 का टारगेट मतलब एक जनरेशन बदल जाएगी तब तक। तो वो अचीव कैसे होगा? हम अगर हमने 20 सीढ़ी चढ़नी है तो हम डायरेक्ट 20 पे छलांग मारते हैं या फिर पहली चढ़ते हैं, दूसरी चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं? तो हमारे क्या ऐसे पैरामीटर्स, एलिमेंट्स हैं जिनको अचीव करते करते हम उस गोल को अचीव करेंगे? तो उनकी बात विरोधाभासी इसलिए है क्योंकि वो जो कह रहे हैं कम्युनलिज्म और जो आदर्शवाद, पॉपुलिज्म, जातिवाद, कास्टिज्म, ये जो लोक लुभावन नीतियाँ वगैरह, जैसा अनिल जी ने कहा कि उनके पिलर्स ही ये हैं। वो कहीं जाते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं और जाते हैं तो जाट नॉन जाट करते हैं, मणिपुर जाते हैं तो वहाँ पे कुकी मेहता करते हैं। तो वो अगर जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो बीजेपी सत्ता में रहेगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब इतना समय हो गया है, आज 9 साल 8 साल हो गए हैं, तो हमको ये समझने वाली बात है कि जो मोदी जी कहते हैं उसके एकदम ऑपोजिट करते हैं। अगर उन्होंने, आप ये समझ लीजिए, उन्होंने अगर टीवी पे आके कहा कि हमको एकता रखनी है, इसका मतलब वो उनको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्मकांड होने वाला है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी वो कोई वर्ड यूज़ करे, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि कास्टिज्म और रिलीजियस जो हारमोनी उसको ख़राब ना करते हुए हम 47 को अचीव करेंगे, 47 में इसको अचीव करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज जब ये बीज बो रहे हैं बिट्टू बजरंगी के नाम के, मोनू मानेसर के नाम के, आज जब ये बीज बो रहे हैं एक जाति को दूसरी जाति के लड़ाने के, आज बीज बो रहे हैं एक धर्म को, एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के, धर्म को धर्म से लड़ाने के, तो हम ये अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरी बात पे आता हूँ जो आपने अभी बाद में कहा कि जो डिवाइडेड वर्ल्ड है वो एक कॉमन चैलेंजेस को केटर नहीं कर पाएंगे, कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आज जैसे हम 2 दिन बाद हमारा 3 दिन बाद समिट होने वाला G20 का, उसका जो टैग लाइन है, पंच लाइन है, वो वासुदेव कुटुंबकम। मुझे तो यही विरोधाभासी लग रहा है। इसका मतलब वासुदेव कुटुंबकम मतलब कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम उस देश में, हम दुनिया की तो बात बाद में करेंगे, हम अपने देश की बात करें। जब हम हमारे विचारों से जो इतर विचार रखने वाले लोगों को पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, हमारे धर्म मानने, जिस धर्म को हम मानते हैं उससे इतर कोई और धर्म मानने, उस बिलीफ के, फेथ के बंदे अगर सामने अपनी बात रखें तो उसको पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ भेजते हैं। तो हम पहले तो देश में ही वासुदेव कुटुंबकम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो दुनिया में ये क्या मैसेज दे रहे हैं? तो अगर ठीक है, चैलेंजेस को हम तभी केटर कर पाए, इकट्ठे होंगे, लेकिन पहले हम देश को तो इकट्ठा करें, देश को तो डिवाइड ना करें। ये लोग कर क्या रहे हैं? जाति धर्म का नाम लेकर ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये पैसे कमाने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं। 15-15 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट के माफ़ किए जा रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सुभाष चंद्रा के 7,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं, हेयर कट नाम दिया उसको, हेयर कट करा दिया 7,000 करोड़ का। और अभी आपने देखा कि कैसे मेहुल चौकसी का जो नोटिस था, रेड कॉर्नर नोटिस, वो रिवोक कर दिया गया। अभी आपने देखा कि कितने सारे ऐसे घोटाले, अभी ये पार्लियामेंट में एक कानून लेके आए चुपचाप, जो शोर की आड़ में एक कानून लेके आए
कि जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको बैंक दोबारा लोन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा पैसे खा के और गायब हो जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट ये जब बात कर रहे हैं कि एकता करने की, और दूसरी तरफ ये डिसमेंटल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को। जिस तरह दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ऑर्डिनेंस ये लोग लेके आए हैं। जो सवाल है इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहा है कि प्रेसिडेंसी में आपकी जो है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, जो उपलब्धियां हैं, ये क्या काम किया है जिसे डिलीवरी हम कहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये उनकी उपलब्धियां हैं। आप ये देख लीजिए। अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। कोई भी आके और कोई भी इनका कपिल मिश्रा या कोई भी इनका अनुराग ठाकुर खड़ा होकर कह दे कि देश के गद्दारों को माफ़ करना मेरी भाषा को, क्योंकि उन्होंने बोला है, या फिर कोई भी आज खड़ा होकर कोई बिट्टू बजरंगी बन जाता है और वो क्वालिफाई कर जाता है उनके नेतागिरी के लिए, और इसमें कोई देखना, इसमें मुझे कोई कहने में परहेज नहीं है कि अगले इलेक्शन में बिट्टू बजरंगी नाम का कोई कैंडिडेट भी सामने आ जाए बीजेपी की तरफ से। इसी तरह प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने एमपी बना दिया, जो कि मालेगांव ब्लास्ट में प्राइम सस्पेक्ट थी। तो ये तो इनके क्वालिफाई क्राइटेरिया हैं, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जितने ही गंद ये लोग करेंगे, जितने ही अपशब्द बोलेंगे, जितने ही किसी और धर्म के बारे में उल्टा प्रचार करेंगे, उल्टा बोलेंगे, जितने ही किसी और कास्ट को उल्टा सीधा बोलेंगे, उतना ही ये बीजेपी में और मजबूत होते जाएंगे। तो ये विरोधाभासी चीज़ें हैं। मैं वही बता रहा हूँ, एलिमेंट्स जो अनिल जी ने बताया, फिर बता रहा हूँ, ये अगर आप आज देख लीजिए, बीजेपी माइनस हिंदू मुसलमान और माइनस इंडिया पाकिस्तान, बीजेपी इज़ नोवेयर, बीजेपी इज़ नोवेयर। अब इसमें सवाल एक पैदा होता है कि जो विचार, जो हेडलाइन कहती हैं कि किसी तरह की लोक लुभावन तो नीतियाँ, ये हो गई जैसे फ्री बीज में कह लो, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि गैर जिम्मेदाराना नीतियाँ जैसे इर्रिस्पॉन्सिबल जो है पॉलिसीज़ हैं। फिर दो बातें बड़ी जो मुझे खूबसूरत लगी हैं वो यही हैं कि जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, देयर इज़ नो रूम फॉर कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म। ये ऐसे लगता है कि एक कल्पना लोक में हम जा रहे हैं कि अगर ऐसा सच में हो गया, चाहे 2047 में ही हो, तो हमारी जो नई जनरेशन होगी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वर्ग तुल्य समाज में रह रही होगी। तो आप इसका खंडन क्यों कर रहे हैं? जेबी जी, ये जो आपका फरीदाबाद है, ये सड़ा हुआ है, हर जगह गंदगी है, डेवलपमेंट कहीं नहीं है, बड़े बड़े घोटाले एमसीएफ में बताए जाते हैं, उसमें कास्टिज्म कहाँ से आ गया? क्या ये कास्टिज्म के कारण हो गया है ये घोटाले हुए हैं, या जो डेवलपमेंट नहीं हो रही उसमें कास्टिज्म बाधक है? कास्टिज्म हमारे समाज की सच्चाई है, जाति आधारित वोट पड़ती है हमारे यहाँ, धर्म भी हमारे देश की सच्चाई है, इसमें इतना। लेकिन जो असली चैलेंज है, जो इसमें प्रधानमंत्री अपनी छुपी हुई बात उसमें कह रहे हैं, पहला चैलेंज क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाओ। आप सहमत है जो ये कह रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एन केन प्रकरण वो सरकार चाहते हैं, वो ताकत अपने हाथ में चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को। आप मुझे ये बताइए कि विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाते हैं, यहाँ पे उनके गुर्गे, ये जो उनके छोटे छुटवैये हैं, मैं उनको गुर्गे बोलूँगा, उनके गुर्गे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं नाथुराम गोडसे को, ठीक है। वहाँ बाहर जाते हैं तो पंडित नेहरू की तारीफ़ें करते हैं कि उन्होंने इसरो दिया, ये दिया, वो दिया, या फिर IIT दिया, IIM दिया, और इंडिया में आके उनको गालियाँ बकते हैं। तो ये जो दोगले लोग हैं, ये दोगली बातें करते हैं, उनको सत्ता चाहिए। इवन गोलवरकर साहब ने भी उनके ये कहा था, जो इनके पहले प्रचारक थे, सर प्रचारक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि सत्ता आनी चाहिए, कैसे भी आए, किसी को समझा के आए, किसी को धमका के आए, किसी को मार के, सत्ता आनी चाहिए। तो सत्ता लेने में बिलीव करते हैं, काम करने में बिलीव नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि अब नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को, RSS को ये बात समझ में आ गई है कि 2014 में तो बहुत बड़ा वैक्यूम था, सरकार आ गई थी। 2019 में लोगों ने पुलवामा के बाद में पूर्ण बहुमत इनको दिया हुआ है, और आज जो 2019 में जो बड़े दल इनके साथ थे, नीतीश कुमार इनके साथ थे, शिवसेना बहुत लंबे समय से इनके साथ थी, प्रकाश सिंह बादल इनके साथ थे, हरियाणा की बात करें तो लोकदल या इनेलो इनके साथ रहता था। मेरा कहना यह है कि आज वो लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं। तो बीजेपी की साख स्थानीय दलों में, स्थानीय छत्रपों में गिरी है, जनता में भी गिरी है। खासकर जैसे पहला पिलर हिंदुत्व की बात थी, अब ये घटना यहाँ मेवात की हुई है, कुछ दिन पहले ही बैक बाउंस कर गई है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नज़रिए से अगर हम देखें। दूसरी घटना में बात करूँगा दूसरे पिलर की, नेशनलिज्म की।
चाइना के ऊपर जबान नहीं खोल रहे हैं, मणिपुर के ऊपर जबान नहीं खोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी रोज़ाना कहते हैं इतने हज़ार हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर चीन कब्जा करके बैठ गया है, कोई सांस नहीं काट रहा है। तीसरी बात एंटी मैन कास्ट फैक्टर, हरियाणा का जाट, अब दूसरे समाज के लोग भी, मैं कई जगह मिलता हूँ, उन्होंने कहा भाई हम जाटों का विरोध करके हमें क्या हासिल हो गया, नौकरियाँ नहीं मिली हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, हम क्यों इस बात पे जाएं। और वही यूपी में, जैसे भाई साहब ने कहा, यूपी में यादव टारगेट पे रहते हैं, राजस्थान में गुर्जर रहते हैं, राजस्थान में गुजर रहते हैं, गुजरात के अंदर ये रहते हैं पटेल रहते हैं, महाराष्ट्र में मराठे रहते हैं, साउथ में कापू रहते हैं। इसी तरह वो है कि एक समाज को एक दूसरी समाज में इकट्ठा कर दो। चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर था वो नरेंद्र मोदी का था, जे भी सर, और नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ी चोट मारी है हिडनबर्ग ने, एक उनकी झूठ ने। हमारा थोड़ा विषय विषांतर हो जाएगा। आज का हमारा विषय यही था कि हम जो वो एक अलग मैटर है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और हमारा जो विषय है वो ये है कि हम सच में ही अगर इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें, या वो सरकार उतार दे, मेरा मतलब हम का मतलब पूरी सरकार से है कि अगर सरकार ये हमें उस सच में ही एक ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सौहार्दपूर्ण समाज में ले जाना चाहती है जिसमें भाईचारा बहुत बुलंद हो, और आप उन शब्दों में आप एंडिंग उसमें दो लाइनों में कहिए कि सच में अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा समाज। सर मुझे एक बात बताइए कि कोई डाकू डकैती डाल के आए और लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान पढ़ाए, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं। जनता समझ गई है उनको कि खाली लफाज हैं, बातें करनी आती हैं, और जैसा पहले कहा मैंने कि ये जो बोलते हैं, ये बोलते हैं ए तो समझ जाओ बी, ये बोलते हैं ईस्ट समझ जाओ वेस्ट, तो ये एकदम उलट बात करते हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नज़र आता है कि इन्होंने एक सिद्धांत पे काम किया सरकार बनने के बाद में, खासकर नेवर अलाउ टू पीपल कूल डाउन, लोगों को सोचने का मौका ही मत दो। ये लोग घर वापसी से इन्होंने शुरुआत की थी बीफ, लव जिहाद, 3 तलाक से होते होते, और जो आपका सवाल है मुख्य है कि सांप्रदायिकता के ऊपर हम ये करेंगे, जातिवाद के ऊपर, क्या आपको इनके टीवी पे जो इनके प्रवक्ता बैठते हैं, इनके जो दोयम दर्जे के नेता हैं, उनके जो भाषण होते हैं या जो इनके प्रवक्ताओं की बातचीत होती है उसको देखकर, या एंकर्स भी उसमें शामिल हो गए जिसको तथाकथित गोदी मीडिया कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि उनको देखकर ये इस थीम पर काम कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता कम हो, जातिवाद कम हो, लोगों में जो है प्यार बढ़े, सौहार्द बढ़े? क्या इस विषय पे आम जनता से पूछ लो इस बात को, क्या ये इस दिशा में जा रहे हैं? चलिए आखिर में एक बात और कहूँगा कि जब ये बात करते हैं हिंदुत्व की, ठीक है, चलिए हमारी एक जीवन पद्धति है हिंदुत्व, हमारा एक पर्सनल मैटर है। जब ये बात करते हैं तो दोगली बात करते हैं। हिंदुत्व के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, गौ माता के लिए भी कुछ नहीं किया है। आज हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है, और दुनिया में नंबर 1 कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो इनका अपना एमएलए, इनका अपना एमएलए संगीत सोम, वो डायरेक्टर है अल्दुआ कंपनी का जो नंबर 1 है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ढूंढोगे, देखोगे तो सबसे ज़्यादा चंदा आज की डेट में बीफ एक्सपोर्टर बीजेपी को देता है। दूसरा आप देखोगे कौन देता है, वाडिया एंड कंपनी। आज से नहीं, 1980 से। वाडिया कौन है, नुस्ली वाडिया कौन है? ये जिन्ना के पोते हैं जो इनको देते हैं। तो ये जो इनका पाकिस्तानी एंगल है, जो हिंदुत्व एंगल है, ये उसी के ही दुश्मन है। उल्टा ये सिर्फ नाम लेते हैं, मकसद इनका पैसा लूटना है। ये सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेते हैं, गौ माता का नाम लेते हैं। चलिए, ये विचार हमारे मेहमानों के थे, लेकिन मेरा विचार तो फिर मैं उसी पे आऊँगा कि कोविड में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यानी मोदी साहब ने कहा था कि आप आपदा में भी जो है ना अवसर ढूंढो। तो हम इनके जो वचन इन्होंने लिखे हैं, जो कहा है, हम उसको ही एक आधार मान के, कैसे कल्पना में ही सही, लेकिन 2047 तक का इंतज़ार शायद हमारी जैसी उम्र का कोई रहेगा या नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी अगर ऐसा समाज मिलता है जो ये कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं, जो अगर मिलता है तो वो सच में ही बहुत एक खूबसूरत देश का एक तस्वुर है, बहुत खूबसूरत एक राष्ट्र का तस्वुर है, और इस तस्वुर में ही अगर हम जी लें तो फ़िलहाल तो वो भी पर्याप्त है। बाकी देखते हैं जो आप लोग विचार कह रहे हैं व्यवहारिक रूप में कैसा क्या सामने आएगा, ये वक्त बताएगा। फ़िलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।